कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया के जहां सुई से लेके हवाई जहाज तक सब कुछ इंसानों को अपने हाथों से बनाना पड़े। हाँ, मतलब एक एक पुर्जा और एक एक धागा। ये तो सुनने में ही पूरी तरह से असंभव और थका देने वाला लगता है। बिल्कुल। तो आज के इस डीप डाइव में हम अर्थव्यवस्था के एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से को गहराई से समझने वाले हैं। हमारा विषय है यूपीएससी उद्योग ब्लूप्रिंट। एकदम सही। और आज हमारा मिशन या लक्ष्य बहुत ही स्पष्ट है। उद्योगों के बुनियादी ढांचे से लेकर उनके इतिहास, चुनौतियों और सरकारी नीतियों तक हर पहलू को परीक्षा के नजरिए से यानी एग्जाम पर्सपेक्टिव से डिकोड करना है। राइट। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन मतलब इतनी सारी जानकारी है, हम इसे एक साथ कैसे समझेंगे? अरे आप भरोसा रखिए, हम इसे बिल्कुल एक कहानी और चार्ट्स की तरह स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। क्या बात है। तो चलिए सेक्शन 1 उद्योग एक परिचय से अपनी बात शुरू करते हैं। इसकी फाउंडेशन क्या है? इसका जो मुख्य कथा सूत्र है वो ये है कि अर्थव्यवस्था में उद्योगों की क्या जगह है। हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो इसे किसी डायग्राम एक्सप्लेनर से समझें तो ज्यादा आसान होगा ना? बिल्कुल, डायग्राम एक्सप्लेनर के रूप में समझाता हूँ। उद्योग असल में कच्चे माल यानी रॉ मटेरियल को मशीन और प्रसंस्करण के जरिए अच्छा, मतलब तैयार माल या फिनिश्ड गुड्स में बदल देते हैं। एकदम सही। जैसे कपास से कपड़ा, गन्ना से चीनी और लोहा से मशीन। अगर मैं इसे एक एनालॉजी दूं तो ये रसोई जैसा है। रसोई जैसा? कैसे? जैसे गेहूं हमारा कच्चा माल है, वो चक्की और ओवन जैसी मशीन से गुजरकर ब्रेड बन जाता है जो हमारा तैयार माल है। अरे वाह, क्या शानदार उदाहरण है। और यहाँ एक एग्जाम नोट याद रखना जरूरी है। उद्योग जो हैं वो अर्थव्यवस्था की द्वितीय क्षेत्र यानी सेकेंडरी सेक्टर का हिस्सा है। अच्छा, सेकेंडरी सेक्टर। अब इसका एक कॉन्सेप्ट बॉक्स भी है ना, उद्योगों का महत्व। हाँ, इस कॉन्सेप्ट बॉक्स के अंदर 5 मुख्य बिंदु हैं। पहला, यह रोजगार के अवसर पैदा करता है। और दूसरा, जीडीपी में योगदान देना होगा। बिल्कुल। तीसरा है आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। और चौथा है निर्यात यानी एक्सपोर्ट में वृद्धि। और पांचवा बिंदु? पांचवा और सबसे अहम, यह कृषि पर निर्भरता को कम करता है। क्या बात है। तो अब चलते हैं सेक्शन 2 उद्योगों का वर्गीकरण पर। मतलब क्लासिफिकेशन ग्रिड 1 मटेरियल और साइज के आधार पर। हाँ, तो जब हम समझ गए कि उद्योग क्या करते हैं, तो अब सवाल है कि दुनिया में तो हजारों कारखाने हैं, उन्हें कैसे बांटें? वही तो यहां हमारी पहली इंपॉर्टेंट लिस्ट है। कच्चे माल के आधार पर 4 प्रकार होते हैं। अच्छा, पहला तो कृषि आधारित होगा, जहां कच्चा माल कृषि से आता है। सही कहा। उदाहरण के लिए कपड़ा और चीनी उद्योग। दूसरा है खनिज आधारित, जहां कच्चा माल खनिज है, जैसे लौह इस्पात या सीमेंट। बिल्कुल। तीसरा है समुद्री आधारित, जिसका उदाहरण मछली प्रसंस्करण है। और चौथा शायद वन आधारित उद्योग होगा, जैसे कागज और लकड़ी। एकदम सही। अब आप पूछेंगे कि इन चारों को याद कैसे रखें? हाँ, मतलब कोई ट्रिक बॉक्स है क्या इसके लिए? हाँ, एक बहुत ही बढ़िया याद रखने की ट्रिक है। क्र ख स व। क्र ख स व। जी, क्र से कृषि, ख से खनिज, स से समुद्री और व से वन। अरे ये तो बहुत आसान है। क्र ख स व। अब हमारी दूसरी लिस्ट या कंपैरिजन टेबल भी है ना? आकार के आधार पर? हाँ। आकार के आधार पर हम इसे 3 हिस्सों में बांटते हैं। पहला है कुटीर उद्योग यानी कॉटेज, जो घर पर स्थापित होते हैं, जिनमें कम पूंजी लगती है। बिल्कुल, जैसे हस्तशिल्प और हथकरघा। दूसरा है लघु उद्योग या स्मॉल स्केल। इसमें भी सीमित उत्पादन और कम पूंजी होती है। सही। और तीसरा है बड़े उद्योग यानी लार्ज स्केल। अच्छा, जहां मशीनों का भारी उपयोग और अधिक पूंजी लगती है, जैसे इस्पात उद्योग। हाँ, एकदम सही पकड़ा आपने। चलिए अब सेक्शन 3 स्वामित्व मैट्रिक्स और स्थान निर्धारण की बात करते हैं। ओनरशिप एंड लोकेशन डायनामिक्स। तो वर्गीकरण के बाद अब सवाल है कि इन कारखानों का मालिक कौन होता है और इन्हें स्थापित कहाँ किया जाता है? तो हमारी कंपैरिजन टेबल 3 हाँ। स्वामित्व के आधार पर होगी। हाँ, इसमें 4 प्रकार हैं। पहला है सार्वजनिक या पब्लिक, जो सरकार द्वारा संचालित होता है। जैसे भेल और सेल। बिल्कुल। दूसरा है निधि यानी प्राइवेट, जो निजी व्यक्तियों द्वारा चलता है। उदाहरण टाटा और रिलायंस। और संयुक्त उद्योग में सरकार और निजी दोनों की साझेदारी होती है ना? हाँ, संयुक्त यानी जॉइंट सेक्टर। और चौथा है सहकारी या कोऑपरेटिव, जो समूह द्वारा संचालित होता है। इसका उदाहरण अमूल है ना? बहुत बढ़िया।
अमूल इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। हाँ, अब स्थान निर्धारण के कारकों को एक डायग्राम एक्सप्लेनर से समझते हैं। ठीक है, एक फैक्ट्री के केंद्र में होने की कल्पना कीजिए। उसके चारों ओर क्या कारक होंगे? सबसे पहले तो कच्चा माल पास में उपलब्ध होना चाहिए। सही। और सस्ता और कुशल श्रम भी चाहिए। ऊर्जा चाहिए, जैसे बिजली या ईंधन। और बाजार भी तो चाहिए उत्पाद बेचने के लिए। बिल्कुल। साथ ही परिवहन की सुविधा, जैसे सड़क, रेल या बंदरगाह। और निवेश के लिए पूंजी की उपलब्धता। तो इसका की पॉइंट क्या निकला? की पॉइंट ये है कि उद्योग का स्थान भारी कच्चे माल और सस्ते परिवहन पर सबसे ज्यादा निर्भर करता है। भारी माल जैसे लौह अयस्क, राइट? एकदम सही। अब आते हैं सेक्शन 4, भारत के प्रमुख उद्योग 1, मूल और पारंपरिक पर, मतलब इंडिया मैप इनसाइट। तो सिद्धांत समझने के बाद अब हम भारत के नक्शे पर चलते हैं। सबसे पहले है कॉन्सेप्ट बॉक्स, लौह इस्पात उद्योग। इसे मूल उद्योग कहा जाता है ना, क्योंकि ये अन्य उद्योगों को मशीनें देता है। बिल्कुल। इसके प्रमुख केंद्र जमशेदपुर, भिलाई और दुर्गापुर हैं। अगर मैं एक एनालॉजी दूं तो इसका मतलब लौह इस्पात उद्योग बाकी सभी उद्योगों की रीढ़ की हड्डी है। बहुत ही सटीक विचार है। और यहाँ एग्जाम नोट याद रखें कि भारत का पहला इस्पात संयंत्र टाटा स्टील जमशेदपुर में स्थापित हुआ। अच्छा, टाटा स्टील। और दूसरा कॉन्सेप्ट बॉक्स कपड़ा उद्योग के बारे में है। हाँ, कपड़ा उद्योग भारत का सबसे पुराना उद्योग है और इसके प्रमुख केंद्र मुंबई और अहमदाबाद हैं। तो ये तो पारंपरिक हो गए। अब सेक्शन 5, भारत के प्रमुख उद्योग 2, आधुनिक और कृषि आधारित पर चलते हैं। जी, पारंपरिक के बाद आधुनिक और कृषि से जुड़े बड़े उद्योगों की बारी। तो हमारा की पॉइंट बॉक्स है आईटी उद्योग पर। आईटी मतलब सूचना प्रौद्योगिकी का हब। इसके प्रमुख शहर तो बेंगलुरु और हैदराबाद हैं। बिल्कुल। और यहाँ का एग्जाम पॉइंट ये है कि बेंगलोर को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। अरे ये बताइए, इसे सिलिकॉन वैली क्यों कहते हैं? दरअसल अमेरिका के एक बहुत बड़े टेक हब का नाम सिलिकॉन वैली है। उसी की तर्ज पर बेंगलुरु का ये नाम पड़ा है। अच्छा, अब समझिए। चीनी और सीमेंट का भी एक कॉन्सेप्ट बॉक्स है हमारे पास। हाँ, चीनी उद्योग के प्रमुख राज्य उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र हैं। सेक्शन 6, भारत के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र को लेकर पूछिए। क्या उद्योग पूरे भारत में समान रूप से फैले हैं या कुछ खास इलाके हैं? उद्योग समान रूप से नहीं फैले हैं। कुछ विशिष्ट औद्योगिक क्षेत्र हैं। आइए इसे डायग्राम एक्सप्लेनर से समझते हैं। तो नक्शे के 4 प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं? पहला है मुंबई पुणे क्षेत्र, जो सूती वस्त्र और इंजीनियरिंग के लिए प्रसिद्ध है। और दूसरा? अहमदाबाद वडोदरा क्षेत्र, जो कपड़ा और रसायन के लिए जाना जाता है। बिल्कुल। तीसरा है हुगली क्षेत्र, जो जूट उद्योग का केंद्र है। और चौथा है छोटा नागपुर पठार, राइट? हाँ, जो खनिज आधारित है और ये भारत का सबसे बड़ा खनिज भंडार है। यहाँ एक एग्जाम नोट है कि छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर भी कहा जाता है, क्योंकि ये खनिजों से समृद्ध है। लेकिन ये रूर क्या है? अच्छा, रूर शब्द सुनकर आपको आश्चर्य हुआ। दरअसल रूर जर्मनी के एक प्रसिद्ध खनिज क्षेत्र का संदर्भ है। ओह, अच्छा, वहां से तुलना की गई है। जी हाँ। अब आते हैं सेक्शन 7, औद्योगिक विकास का इतिहास पर, इवोल्यूशन और एलपीजी टाइमलाइन। तो भारत के इस वर्तमान औद्योगिक नक्शे को बनने में कितना समय लगा? आइए टाइमलाइन के डायग्राम एक्सप्लेनर पर चलते हैं। तो यात्रा शुरू होती है 18वीं शताब्दी की औद्योगिक क्रांति से, जिसकी शुरुआत इंग्लैंड में हुई। बिल्कुल। और स्वतंत्रता के बाद भारत में भारी उद्योगों और सार्वजनिक क्षेत्र पर जोर दिया गया। फिर आया 1991, जो नई आर्थिक नीति का टर्निंग पॉइंट था। सही। अब अगर हम औद्योगिक क्रांति के प्रभाव का कॉन्सेप्ट बॉक्स देखें तो इसमें मशीनों का भारी उपयोग, मास प्रोडक्शन और तीव्र शहरीकरण शामिल है। एकदम सही। और 1991 सुधारों का जो की पॉइंट बॉक्स है, उसे एलपीजी रिफॉर्म्स कहते हैं। एल से उदारीकरण, पी से निजीकरण और जी से वैश्वीकरण। बिल्कुल। एल लिबरलाइजेशन, पी प्राइवेटाइजेशन और जी ग्लोबलाइजेशन। तो विकास तो बहुत हुआ, लेकिन अब सेक्शन 8, उद्योग, चुनौतियां और सरकारी नीतियां पर बात करते हैं। हाँ, क्या उद्योगों के साथ कोई समस्या नहीं है? इसे हम समस्या और समाधान के ग्रिड से समझते हैं। तो हमारी इम्पोर्टेंट लिस्ट में उद्योगों से संबंधित समस्याएं क्या हैं? पहली है प्रदूषण। वायु और जल प्रदूषण बहुत बड़ी चुनौती है।
और श्रमिक समस्याएं और विवाद भी तो हैं। बिल्कुल। तीसरा है पूंजी, यानी निवेश और पूंजी की कमी, जिसे कैपिटल क्रंच कहते हैं। और कच्चे माल की अनियमित आपूर्ति। हाँ, और पांचवी समस्या है क्षेत्रीय असंतुलन, मतलब कुछ राज्यों में ही उद्योगों का विकास हुआ है। तो सरकार के समाधान क्या है? औद्योगिक नीतियां एवं योजनाएं का की पॉइंट बॉक्स देखते हैं। सरकार की पहली नीति है मेक इन इंडिया, जिसका लक्ष्य भारत में घरेलू उत्पादन और मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना है। और स्टार्टअप इंडिया, जो नए उद्योगों और नवाचार को बढ़ावा देता है। सही। और एमएसएमई का मतलब है सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग। सरकार छोटे उद्योगों को वित्तीय और ढांचागत समर्थन दे रही है इसके जरिए। बिल्कुल सही। अब आ गया हमारा सेक्शन 9, अंतिम रिवीजन शीट, अल्टीमेट एग्जाम रट्टा टेबल। तो पूरी पढ़ाई हो गई, अब समय है सुपरफास्ट रिवीजन का। मैं तैयार हूँ। मैं तथ्य बताऊंगा, आप उत्तर दीजिएगा। यह हमारा एग्जाम फोकस बॉक्स है, एक लाइनर वाला। चलिए शुरू करते हैं। तथ्य: भारत का पहला इस्पात संयंत्र। उत्तर है टाटा स्टील जमशेदपुर। बहुत खूब। तथ्य: भारत की सिलिकॉन वैली। उत्तर बैंगलोर। तथ्य: भारत का सबसे पुराना उद्योग। उत्तर है कपड़ा उद्योग। तथ्य: सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल। उत्तर चूना पत्थर। तथ्य: अन्य उद्योगों की रीढ़ या मूल उद्योग। इस्पात उद्योग। तथ्य: खनिज भंडार का प्रमुख क्षेत्र। छोटा नागपुर पठार। और आखिरी तथ्य: 1991 का ऐतिहासिक आर्थिक सुधार। उत्तर है एलपीजी, यानी उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। क्या बात है। और अब मैं एक रिवीजन मंत्र दे रहा हूं, इसे मेमोरी ट्रिक कह सकते हैं। बताइए। लौह मतलब मूल, कपड़ा मतलब पुराना, आईटी मतलब बैंगलोर और 1991 मतलब एलपीजी। वाह, ये तो दिमाग में छप गया। अब आते हैं आखिरी सेक्शन 10, स्वयं का परीक्षण करें पर, सेल्फ टेस्ट एमसीक्यू कार्ड्स। तो एपिसोड के अंत में मैं आपका और श्रोताओं का एक छोटा सा टेस्ट लेता हूं। कॉन्सेप्ट बॉक्स एमसीक्यू। पूछिए सवाल। क्वेश्चन 1: भारत का पहला इस्पात संयंत्र कहाँ है? उत्तर है जमशेदपुर। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन 2: भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं? उत्तर बेंगलुरु। सही। और आखिरी क्वेश्चन 3: कपड़ा उद्योग किस प्रकार का उद्योग है, कच्चे माल के आधार पर? इसका उत्तर है कृषि आधारित उद्योग। शानदार। आपने पूरी यूपीएससी वॉर रूम की मिशन अकम्प्लिश्ड कर ली है और रिवीजन कंप्लीट हो गया है। आज के इस शानदार और विस्तृत डीप डाइव के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।